Hello students, welcome to Study Master. I am GS Rai. Today we are starting a new chapter, Union Territory. इंडियन पॉलिटी का ये चौथा जो है चैप्टर है हमारा। हिंदी में कहते हैं संघ एवं इसके कार्यक्षेत्र। कि यहाँ पर जो संघ होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आप लोग देखिए तीन चीजें होती हैं। पहले मैं पूरा आपको सार बता दूंगा इस चैप्टर में हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है कि क्या लिखा हुआ है, किसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको बताएंगे। एक होता है यूनियन, जिसके अंदर की दो चीजें होती है। यूनियन के अंदर एक सेंटर और एक स्टेट। यूनियन के पार्ट होते हैं। सेंटर जो सारी चीजें कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं सेंटर की जगह यूनियन कह देते हैं कि ये मतलब सबसे अपर बॉडी होती है यूनियन या सेंटर। उसके बाद स्टेट। इसमें एक तीसरी चीज भी होती है, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। मतलब सेंटर में तो सेंटर का कंट्रोल है, स्टेट में किसी राज्य का कंट्रोल है। यूनियन टेरिटरी बॉडी तो एक अलग है, लेकिन इस पे कंट्रोल किसका है? यूनियन का है। इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है कि कंट्रोल किसका है? यूनियन का। लेकिन ये टेरिटरी है जो किसके कंट्रोल में है? यूनियन के कंट्रोल में है, जो कि किसी राज्य के कंट्रोल में नहीं है या फिर कोई इंडिविजुअल बॉडी नहीं है। तो इसलिए इसको संघ कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं और अच्छे से। अब इस लेक्चर में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हम लोग आर्टिकल्स याद करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम हमारा पहला आर्टिकल करेंगे और सार यही है चैप्टर का कि यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, कौन करता है। राज्य में राज्य की सरकार होती है, सेंटर में सेंटर की सरकार होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में भी सेंटर की सरकार होती है। यही डिफरेंस है। आगे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो लिखी क्यों हुई हैं, वो इस बिहाफ पे लिखी हुई कि जो आपके पिछले पेपर्स में इससे संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बने हुए थे, वो सारी चीजें अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ आर्टिकल 1 to 4। आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद करना पड़ेगा, सारे आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। अब एट प्रेजेंट जो है कितने आर्टिकल्स हैं? 470 आर्टिकल्स हैं अराउंड, और 12 शेड्यूल्स हैं। जब शुरू किया गया था संविधान तब कितने आर्टिकल्स थे? आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये चीजें बताई थी। शेड्यूल कितने थे ये भी बता दीजिए, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको समझ आएगा कि कितने बढ़ चुके हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे। इससे आपका ये भी पता चलता रहेगा कि आपको चीजें याद भी हैं या फिर बस आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको चीजें याद ही नहीं है। आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे। कुल जो है 22 भाग हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है भाग पहला। टोटल 22 भाग हैं, अलग अलग जो है चीजों को डिवाइड किया गया है, और 12 शेड्यूल हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो वो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, इन चीजों को आप लोग जो है याद रखेंगे। तो पहला आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4। पार्ट 1 डील विद यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो भाग पहला क्या कहता है कि ये यूनियन और उसकी टेरिटरी से संबंधित है। भाग फर्स्ट, पहले तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि पार्ट 1 किससे संबंधित है। तो जैसे ये लिखा हुआ साफ साफ आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट 1 किससे संबंधित है, किस चीज से रिलेटेड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, भारत क्या है? ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यूनियन और फेडरेशन में क्या फर्क है। एक होता है यूनियन, यूनियन में कुछ लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि कुछ राज्य आपको पता है भारत में प्रेजेंट 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये जुड़ी हुई है, ये सारे यूनियन के अंडर में है। एक होती है फेडरेशन। फेडरेशन कहाँ पर है? फेडरेशन है यूएसए में, जिसमें कि एक सेंटर है और नीचे कुछ राज्य है, वहां पर स्टेट्स हैं। ये सारे काम उसी प्रकार से करती हैं जिस प्रकार से भारत काम करता है, लेकिन ये जो सेंटर एंड स्टेट में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। अगर ये एग्रीमेंट रद्द कर दिया जाए तो स्टेट्स अलग हो सकती हैं इस फेडरेशन से। कोई भी स्टेट जब चाहे एग्रीमेंट को छोड़ के अलग हो सकती है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन हमारे भारत में कभी भी कोई स्टेट अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकती, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है। हमारा तो सिर्फ एक ही भारत, एक ही है। मतलब जब एक है तो उसको अलग होने का तो कोई मतलब ही सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है? अलग अलग आइडेंटिटीज है इनकी। तो ये समझ आया फेडरेशन और यूनियन में क्या फर्क है। फेडरेशन से अलग हुआ जा सकता है, यूनियन से अलग नहीं हुआ जा सकता। तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स।
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये पॉइंट यहां तक याद रखिए। कहीं पर भी अगर राज्यों का परिसंघ लिखा हुआ आ जाए तो ये ऑप्शन वहीं पर गलत हो जाएगा। अब तीन चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, संविधान को जिस टाइम लागू किया गया था, उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद 395, 395 और 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंट जो 470 के आसपास आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब हमने क्या करना है, साथ साथ में देखना है कि पार्ट फर्स्ट किससे संबंधित है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है संघ और उसके संबंधित क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट फर्स्ट हो गया। अब शेड्यूल फर्स्ट मैंने लास्ट आपको करवाया था। पहली अनुसूची क्या कहती है, साफ साफ देखिए, राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार। आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने 12 के 12 शेड्यूल्स करवाए थे, तो अब यहाँ पर जो है साथ साथ रिवाइज करते जाइए। पार्ट वन किस चीज से संबंधित है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पार्ट में और शेड्यूल में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बार बार थोड़ा सा टाइम इसलिए एक्स्ट्रा लगा रहा हूं ताकि आपको यहां से अगर क्लैरिटी होनी स्टार्ट हो गई कि पार्ट अलग है, शेड्यूल अलग है, पार्ट में कुछ और चीजें हैं, शेड्यूल में कुछ और चीजें हैं, तो आपकी आगे तक क्लैरिटी चली जाएगी, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट और यहाँ पे अगर मैंने क्लियर नहीं की तो फिर ये मेरा फेलियर होगा, कहीं ना कहीं मैं आपको समझाने में जो है फेल हो जाऊंगा। तो मैं वो नहीं होना चाहता, मैं आपको करवाऊंगा चीजें, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जरूर लग जाएगा, लेकिन आपको पहले पार्ट पार्ट में जो है और शेड्यूल में डिफरेंस समझ आना चाहिए। शेड्यूल 12 है, पार्ट 22 है। पार्ट फर्स्ट में क्या है, राज्य और उसका जो है संबंधित क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और शेड्यूल वन में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस। तो ये दोनों आप बिल्कुल लाइन टू लाइन याद करेंगे, पार्ट और शेड्यूल वन को। उसके बाद याद रखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्र। भारत का क्षेत्र तीन चीजों से मिलकर बना है, थ्री कैटेगरी, एक स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज, जिनको क्या किया, एक्वायर किया गया, अधिकृत किया गया है, चाहे वो जीता गया हो, जंग में हासिल किया गया हो, लड़ाई करके हासिल किया गया हो। एक्वायर्ड जो भारत ने अपने कब्जे में ले लिया हो। तो तीन तरह की टेरिटरीज है इंडिया की, उसकी स्टेट्स हैं, उसकी यूनियन टेरिटरीज हैं और एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं। अब प्रेजेंट टाइम पे कितनी स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी थी। उसके बाद इनको कम करके कितना, 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। कौन कौन सी 8 है आगे मैं डिस्कस करूंगा, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, 1। चंडीगढ़ 1966। दादरा एंड नगर हवेली, 3। दमन एंड दीव, 4। दिल्ली, 5। जम्मू कश्मीर, 6। लक्षद्वीप, 7। लद्दाख, 8 और पुडुचेरी, 9। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई होगी कि सर आपने तो बोला 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ तो आपने 9 बता दी और यहाँ भी 9 लिखा हुआ है। तो 2020 में पहले 9 सी, बाद में दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक बना दिया गया। तो अब ये क्या है, एक आइडेंटिटी है पूरी। आगे डिस्कस करूंगा मैं, लिखा हुआ सारी चीजें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 28 राज्य और 8 ही संघ क्षेत्र है, ये पूरा एक है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव पूरा एक, इसको काउंट किया गया, ठीक है। तो अब इसको नोट कीजिएगा, ये चीजें याद रखिए। कई बार क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर इन देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। स्टूडेंट क्या करते हो, जो उसने पहले कभी पढ़ा होगा वही चीजें याद है, ठीक है, 9 सुना है, 9 पढ़ा है, 9 टिक करके आ जाएंगे। लेकिन अभी 8 है, राज्य कितने हैं, 28 है। तो इन बातों को याद रखिए। और अगर आपने जियोग्राफी के लेक्चर्स देख लिए तो मैंने आपको यूनियन टेरिटरीज प्लस उनकी कैपिटल्स याद करवाई है। कई बार मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टूडेंट्स को राज्य के सभी कैपिटल्स के बारे में पता होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के कैपिटल स्टूडेंट छोड़ देता है, भूल जाता है, स्किप कर देता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आप स्टडी मास्टर के स्टूडेंट हैं, आप जीएस राय सर के स्टूडेंट हैं, आप ये गलती नहीं करके जाओगे। आप जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम, उनके ईयर, फॉर्मेशन ईयर साथ में लिखे हुए हैं, किस वर्ष कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी है और उसके जो है कैपिटल की, किस टेरिटरी की कौन सी राजधानी है। उसके बाद अगर इतना याद हो गया तो फिर याद करेंगे कि इसका शासक कौन है, इसका मंत्री कौन है, या इसका प्रधानमंत्री, जो इसका मुख्यमंत्री कौन है यूनियन टेरिटरी का, ठीक। इतना पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे, सारी चीजें साफ साफ लिखी हुई आपकी स्क्रीन पे, आप उसको याद करिए, नोट्स हैं आपके पास। उसके बाद देखिए यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट कंट्रोल होता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, आल्सो कॉल्ड एज ए सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। तो इस पे कंट्रोल किसका रहता है, सेंटर का, पहले ही बता चुका हूँ। स्टेट पे क्या रहता है, स्टेट पे स्टेट का कंट्रोल रहता है। और इसमें होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कुछ जो है जैसे कि आपको पता है रक्षा
अब राज्य अपनी रक्षा खुद नहीं करते, राज्यों का डिफेंस सिस्टम नहीं है, राज्यों के अंदर रक्षा मंत्रालय नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्यों को जो रक्षा का जिम्मा है वो किसका है? वो सेंटर का है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। टेलीकम्युनिकेशन, वो जिम्मा किसका है? वो सेंटर का है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ये कहीं ना कहीं इसलिए बनाया गया, इनको सेंटर स्टेट या फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान रहे। ऐसा नहीं है कि एक राजा है और वही पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर दिल्ली से कंट्रोल चलेगा पूरे राज्य पे, देश पे, तो बहुत हाहाकार मच जाएगी। इसलिए हर एक राज्य में अपना अपना कंट्रोल दिया गया कि आप अपने अपने राज्य को संभालो, और आप सबको कंट्रोल कौन करेंगे? हम करेंगे। ये चीज कहाँ से सीखी गई है? ये कहीं ना कहीं राजा रजवाड़ा पुराने टाइम में जो है, हमने हिस्ट्री से ये चीजें सीखी हैं। हिस्ट्री पढ़ के आए होगे, सारा याद होगा, आपको पता होगा। नहीं पढ़ी, बाद में पढ़ेंगे तो भी समझ आ जाएगा, रिलेट कर पाएंगे। यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्वायर्ड स्टेट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट इसको राज्य सरकारें कंट्रोल करती हैं। फॉर्मर यूनियन टेरिटरीज, जो पहले कुछ यूनियन टेरिटरीज थी, अब क्या है? अब स्टेट्स हैं। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये पहले यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। अब क्या है? अब ये क्या हो चुकी है? अब ये स्टेट्स हो चुकी हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पहले यूनियन टेरिटरीज थी, आज ये स्टेट्स क्यों हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा, अगर नहीं आया तो आना चाहिए। अब मैंने, चलो क्वेश्चन भी मैंने रेज कर दिया, आंसर भी इसका मैं दूंगा। जब एक बच्चा छोटा होता है, उसको चलने के लिए सहारे की जरूरत होती है। जैसे जैसे वो चलना सीख जाता है, धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, दौड़ने लग जाता है, फिर उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप रनिंग करना स्टार्ट कर देता है, छोटा बच्चा। उसी तरह से जिस वक्त ये इनकी फॉर्मेशन की गई थी, तब ये बच्चे थे, इनको एडमिनिस्टर करना इतना आसान नहीं था। इनको एडमिनिस्टर करने के लिए अगर इनको छोड़ देते इसी हाल पे, तो शायद कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते। तो धीरे धीरे इनको सहारा दिया गया, किसके द्वारा? यूनियन के द्वारा। यूनियन इनको उठाया, इनको चलना सिखाया। जब ये अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो फिर इन्होंने क्या है, इनको स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ताकि अब अपनी सरकार आप खुद चलाएं। तो इसलिए पहले इनको यूनियन टेरिटरीज रखा गया। या फिर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कि एक मुद्दा थे, लड़ाई का मुद्दा बन गए थे, कि ये हमें चाहिए, वो हमें चाहिए। जैसे कि चंडीगढ़, आज भी एक लड़ाई का मुद्दा, बहस का मुद्दा रहता है कि चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा है या फिर पंजाब का हिस्सा है। तो आज भी इसको चंडीगढ़ ही रखा गया, इसको एक यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया है। ना ही ये हरियाणा का हिस्सा है और ना ही ये पंजाब का हिस्सा है, राजधानी ये दोनों की है। तो इसलिए कई पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग आगे, बता देंगे आपको कि यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाई जाती है। ये 2 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स, साफ साफ लिखी कुछ चीजें हैं। द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन। ये वही चीजें जो मैं आपको बता के अभी मैंने बता दी आपको। द स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। तो ये सारी चीजें आप समझ गए, ये वही चीजें जो आपको समझाई गई। उसके बाद टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया, डिफरेंस क्या दोनों में? Wider expression that the Union of India, because it includes not only the states but also union territories that may be acquired by the government of India at any further time, उसको टेरिटरी कहा जाएगा। जो अगर आगे भी कहीं फ्यूचर में भी उनको क्या किया, अधिग्रहण किया जाए, तो उसको क्या कहा जाएंगे? उसको कहा जाएगा भारत की, जो है भारत का क्षेत्र कहा जाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में क्या है? इट इज नैरो एज कंपेयर टू टेरिटरी ऑफ इंडिया बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्टेट्स है। क्योंकि दो ही चीजें हमारे यूनियन में, एक यूनियन प्लस स्टेट्स। ठीक है, इसलिए इनको यूनियन कहा जाता है। साफ साफ लिखी चीजें आप यहां पर पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है इस पर रखना हमसे। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ये अभी रिसेंट ही एक्टिविटीज हैं, आपको पता है, क्योंकि 4-5 साल तक तो जो यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज, कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज हो, इनके लिए 4-5 साल की चीजें तो करंट अफेयर में रहती हैं। इनको लगता है कि ये करंट अफेयर्स ही हैं, और कहीं ना कहीं जो ऐसी चीजें हैं, मतलब 5 साल पहले कोई, इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो यही करंट अफेयर माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, टिल 2019 द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, thus enjoys special status by virtue of आर्टिकल 370 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा, अगर पहले किसी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो 2019 तक भारत का एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, जिसका 35A के तहत और आर्टिकल 370 के तहत इसको क्या दिया था? स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, स्पेशल स्टेटस जो इसको दिया गया था।
और इसका अलग से संविधान था और अलग ही इनका झंडा था, फ्लैग भी इनका अलग था। समझ सकते हैं, 2019 से पहले इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, इनका संविधान अलग था, इनका जो फ्लैग अलग था, ये 2 आर्टिकल्स के तहत इन दोनों को कर दिया गया रिपील, इन दोनों को हटा दिया गया है। तो ये आर्टिकल्स याद रखना, 35 ए भी जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है और आर्टिकल 370 भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कई बार दोनों पूछ लेता है और एग्जामिनर कई बार एक पूछता है। तो इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। इसके बाद 2019 में इसका जो स्पेशल ऑर्डर हटा दिया गया है और इसको अब क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया। कौन कौन सी? पहली है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसका की लेजिस्लेचर होगा कंप्राइजेज ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट कारगिल एंड ले। तो इसको जो है कारगिल और ले को अलग बनाया गया, यूटी ऑफ लद्दाख, इसको लद्दाख कहा गया है, कारगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट। तो 2 यूनियन टेरिटरीज बनी है जम्मू एंड कश्मीर से। कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इसमें लेजिस्लेचर है और इसमें लेजिस्लेचर प्रेजेंट नहीं है। ठीक, सिंपल सी चीजें हैं, याद रहेंगी आपको। आगे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 46th अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको कि मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 1976 में। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुई? 1978 में। ये चीजें आप याद करते रहेंगे। इसी तरह से जो 100वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये कब हुई थी? ये हुई थी 2015 में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये संबंधित है, देख लीजिए। वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर्ड ऑफ सर्टेन अदर टेरिटरी टू बांग्लादेश इन परजेंस ऑफ द एग्रीमेंट एंड इट्स प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की सरकार ने कुछ टेरिटरीज को एक्सचेंज किया है, मतलब कुछ जो क्षेत्र उनको दे दिए और कुछ उनके क्षेत्र खुद ले लिए, ताकि बाउंड्री का जो इशू है वो रिजॉल्व किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। इसलिए इन दोनों में क्या है, एक दूसरे को टेरिटरीज हस्तांतरण की गई थी, ट्रांसफर की गई थी। तो इसको 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये किया गया था। वैसे हम जो है भारत का हिस्सा किसी को ना दे सकते हैं और ना ले सकते हैं, तो ये अमेंडमेंट के तहत ही किया जाएगा। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं आपको सारी चीजें करवाता जाऊंगा, तो कोई डाउट यहाँ तक आपके मन में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देखिए कि यूनियन टेरिटरीज आप समझ गए कि इसका जो इस पे यूनियन का ही कब्जा रहता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनियन के द्वारा किया जाता है। तो ये किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, डायरेक्ट चलता है, इनडायरेक्ट चलता है, तो वो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। और मेंस में भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। आर्टिकल 239 एंड 241 इन द पार्ट 8, तो भाग 8वां है आर्टिकल 239 और 241। तो ये भाग 8वां है। भाग पहला आर्टिकल 1 से 4, सिंपल था, याद हो गया। अनुसूची 1 भी आपको समझ आ गई, शेड्यूल 1 पार्ट 1, ये याद रखेंगे आप लोग। भाग 8वां जो है 239 और 241 तक है। इसमें क्या, यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या यूज किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, वो लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। प्रेसिडेंट इसको जो है एडमिनिस्टर करेगा, लेकिन खुद नहीं करेगा। किस प्रकार से? जो प्रेसिडेंट के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, वो गवर्नर भी हो सकता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट हेड ऑफ स्टेट। तो ये एजेंट होता है किसका? ये राष्ट्रपति का। जो एडमिनिस्ट्रेटर भेजा जाता है ना किसी भी यूनियन टेरिटरीज में, एजेंट मतलब राजदूत मान सकते हो आप लोग, कि ये सारी जो एक्टिविटीज किसको बताता है? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है कि हमारी जो टेरिटरी में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन लेने हैं। सारे डिसीजन सेंटर के द्वारा लिए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ और सिर्फ उनका एक एजेंट होता है, किसका? सेंटर का। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पे है, वो देख लीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है। एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ कहाँ पे है? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव में और लक्षद्वीप में। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ कहाँ पे। तो ये दोनों में आप लोग डिफरेंस समझिएगा। ये उप राज्यपाल है और ये प्रशासक है। और कहीं ना कहीं होते ही दोनों ही ये क्या है, राष्ट्रपति के एजेंट होते हैं। राष्ट्रपति इनको भेजता है। एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए होते हैं क्योंकि ये छोटी होती है टेरिटरी, जिसमें जो है एक प्रशासक की जरूरत पड़ती है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहीं ना कहीं बड़ी यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजा जाता है।
आगे देखिए यहाँ पर पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो कहाँ पर, पुडुचेरी में, दिल्ली में और जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि उनका जो है लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी। इस यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो गए, जिसका कि हेड कौन रहेगा, चीफ मिनिस्टर होगा। पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, तीन ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके क्या है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और सीएम, ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। अलग अलग इन सबको जो है आप कैटेगरी वाइज कर लीजिएगा, भूलना नहीं है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और यूनियन टेरिटरी का चैप्टर सभी को आता होगा, लेकिन फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फायदा नहीं है। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, पढ़ के चला जाता है, ऊपर ऊपर से उसने देख लिया कि ये यूनियन टेरिटरी है, आर्टिकल 1 से 4, बात खत्म। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी से आया, लेकिन स्टूडेंट ने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अंदर की चीजों को पढ़ा नहीं, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहता था, वो उसने ध्यान ही नहीं दिया। ये साफ साफ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपके पास नोट्स है, आपको समझ आ जाएंगे। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। Constitution does not contain any separate provision for the administration of the acquired territory। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है अलग से, तो फिर इसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर हम लोग इसको जो है किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे? तो उसको यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, उसको किसी राज्य के अंदर मिला सकते हैं, तो वो आगे जो है फर्दर प्रोसेस है। ये कुछ 3 पॉइंट लिखे हुए देख लीजिए। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट के अंदर आपको मैंने बताया था, जो शेड्यूल 7 है, जिसमें कि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट के बारे में प्रावधान है। याद होगा आपको, नहीं याद तो पीछे वाला लेक्चर रिवाइज कर लो, या फिर अपने नोट्स में जाके पीछे देख लो कि शेड्यूल 7 क्या कहता है। उसमें 3 लिस्टों के बारे में बताया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, जो स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी लॉज हैं उसके ऊपर क्या है, रूल्स बना सकता है, उसके अंदर लॉज बना सकता है। जितने भी सब्जेक्ट है ना स्टेट लिस्ट में, उसके ऊपर जो है दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स बना सकता है, लॉ बना सकता है। इसके अंदर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड शामिल नहीं है। तो मतलब दिल्ली की जो लेजिस्लेचर है उसके पास 3 पावर्स नहीं है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड से संबंधित चेंजेस करने का, रूल बनाने का अधिकार इनके पास नहीं है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कॉन्करेंट लिस्ट पर भी बना सकता है। यहाँ पर समझिए चीजों को, 3 प्रकार की लिस्ट होती है। एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट जो है बना सकती है लॉज, और यूनियन टेरिटरीज लॉज बना सकती है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज को भी स्टेट का ही जो है यहाँ पर प्रावधान मान लिया जाता है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ यूनियन ही बना सकती है यहाँ पर कानून, लॉज। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और यूनियन तीनों बना सकते हैं। और स्टेट लिस्ट के अंदर कई बार क्या होता है, स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक रख दिए जाते हैं जिनका अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन के पास होता है। कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल कंडीशंस पे स्टेट लिस्ट के कुछ भी जो है ना प्रावधान, वो भी यूनियन लिस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो आगे बात करेंगे कि किस कंडीशन में प्रावधान चेंज हो जाते हैं, किस सिनेरियो में चीजें चेंज हो जाती हैं, वो आगे बात करेंगे। दूसरा यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, लॉज ऑन द एनी सब्जेक्ट ऑन स्टेट लिस्ट बना सकते हैं एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। जम्मू कश्मीर की पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जम्मू कश्मीर के लॉज के अंदर नहीं आएगा। बाकी जो है जम्मू कश्मीर के सारी चीजें, जो लैंड से संबंधित कानून भी जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर बना सकता है, जम्मू कश्मीर का विधानमंडल बना सकता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा इसके अंदर जो है कानून बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट पर भी बना सकते हैं। पुडुचेरी कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जो है पुडुचेरी की पुलिस भी अलग से है। पुडुचेरी पुलिस सर्विसेज आपने देखा होगा, अगर यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई किया है आपने, तो उसमें लिखा होता है साफ साफ पुडुचेरी पुलिस सर्विसेज। तो पुडुचेरी की पुलिस भी पुडुचेरी के अंडर ही आती है। तो ये पुडुचेरी ज्यादा पावरफुल है दिल्ली जम्मू कश्मीर के, मतलब दोनों के कंपैरिजन में पुडुचेरी ज्यादा पावरफुल है। समझ आया आपको? अगर आपसे कोई पूछ ले कि पावर के मामले में इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है लिखो, तो फिर आप लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी। उसके बाद, पुडुचेरी के बाद कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर, फिर दिल्ली। क्योंकि दिल्ली 3 चीजों पे कानून नहीं बना सकती, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, तीनों पे नहीं बना सकती कानून। जम्मू कश्मीर पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे कानून नहीं बना सकती। पुडुचेरी जो है सभी पे चीजों पे कानून बना सकती है।
जम्मू कश्मीर लैंड पे कानून बना सकती है, लैंड रीऑर्गेनाइजेशन या रिफॉर्म्स एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर खुद जम्मू कश्मीर की जो है विधानसभा कर सकती है। तो ये आपको साफ साफ चीजें क्लियर कर लेनी है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, लेकिन चीजें ऐसे नहीं है कि बस टपा दी, वो काम नहीं करना, ना करना ना करने दूंगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति, किस प्रकार की शक्ति है देख लीजिए। यहाँ पर साफ साफ चीजें लिखी हुई है, कुछ ज्यादा यहाँ पर है नहीं। पार्लियामेंट जो मैंने आपको बताया कि स्टेट लिस्ट पे कौन लॉज बना सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 led to creation of General Council in India to advise on matter of common interest। जनरल काउंसिल इसलिए बनाए जाते हैं, कई बार कुछ स्टेट्स का जो है कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, एक स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी का कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, दो यूनियन टेरिटरीज का कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है। तो सातवें संविधान संशोधन के तहत जनरल काउंसिल का प्रावधान किया गया था। कब हुआ ये सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कब लाया गया? 1956 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? मैंने आपको बताया था, जब आपको मैंने 9th शेड्यूल करवाया था, 9वीं अनुसूची जब मैंने करवाई थी, तब मैंने बताया था कि पहला संविधान संशोधन किया गया। कब? 1952 में। ये चीजें याद रखना स्टूडेंट्स, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे लेके जाएंगे, अगर आप इनको याद करेंगे, समझेंगे चीजों को। तो जो एग्जाम क्लियर करते हैं उनके सिर पे सींग नहीं होते, बस वो ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करते और टालते नहीं है कि अभी एक बार नहीं देखते, बाद में कर लेंगे। बाद कभी नहीं आती। जो हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया है। प्रीलिम्स में, मेंस में जैसे बताया है, जिस प्रकार से बताया, उन्होंने उस प्रकार से जो है मेहनत किया है। आप भी करेंगे, आपका भी जो है अगली लिस्ट में नाम होगा। ओके, यहाँ पर देखिए स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए, किस आर्टिकल के तहत किए गए? आर्टिकल 239 ए। तो ये आर्टिकल एक तो याद रखना कि 239 ए किससे संबंधित है? तो नेशनल कैपिटल ऑफ द दिल्ली, एनसीटी से, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये अमेंडमेंट एक्ट देखिए, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया? 1991 में। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 क्या किया गया? रीडेजिग्नेटेड ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली को अलग से क्या बनाया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है घोषित किया गया। कब? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ कि सर इसको याद कैसे करें? आप तो चीजें करवाते जा रहे हो, आपने बता दिया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1952 में हुआ था, जो कि किस चीज से संबंधित था? शेड्यूल 9 से संबंधित था, मैंने आपको बता दिया। सेवंथ मैंने बता दिया आज ही, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 यूनियन टेरिटरी से संबंधित है ये, सॉरी जनरल काउंसिल से संबंधित है ये। जिस प्रकार से मैं इस साइड हिंदी मीडियम के नोट्स हैं, इस साइड इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं, बीच में मैंने एक ही अलग से फाइल ली हुई है जिसमें मैं आपको चीजें समझाता हूँ बोर्ड के रूप में कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। तो आप भी क्या कीजिए, एक A4 साइज शीट लीजिए या फिर एक नोटबुक लगा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें बोलता हूँ वो उसमें नोट कीजिए। नोट करने के बाद अगर आप एप्लीकेशन पे वीडियोस देख रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे आप हमें उस जो है नोट्स की फोटो भेज सकते हैं कि सर देखो मैं नोट कर रही हूँ, मैं साथ में पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं भेज सकते, आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि सर ये देखो मैं नोट्स बना रहा हूँ, बना रही हूँ। मैं ये नहीं कहता कि पूरा का पूरा नोट करके बैठो, ये जो नोट्स अगर आपको दिए गए तो पूरा नोट करने का तो कोई मतलब नहीं है, टाइम कम है फिर तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लेकिन ये जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये खुद आपको लिखने चाहिए। जैसे जैसे साथ में सुन रहे हो, ये मैं भी तो साथ में समझा रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो आप समझ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। इतना काम आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा। जब आपका लास्ट में एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम से 1 घंटा पहले आप इन चीजों को रिवाइज करके जाइए, आप देखेंगे कि अच्छा सारे क्वेश्चन इसी में से आ गए, ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आपकी मेहनत दिखेगी फिर वहां पे। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली फिक्स्ड एट 70 मेंबर्स। दिल्ली की जो है 70 मेंबर्स हैं, इससे ज्यादा दिल्ली के अंदर 70 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिक्स्ड एट द 10%। तो क्वेश्चन आया था एक बार पीछे एग्जाम में कि दिल्ली में 7 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 70 का 10% 7 ही होता है। दिल्ली के अंदर या यूनियन टेरिटरीज में 10% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। जो चुने गए जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं,
इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या यूनियन टेरिटरी में कितनी है दिल्ली में? दिल्ली की बात कर रहे हैं, संख्या है 70 मेंबर्स। मंत्री कितने होंगे इसमें? मिनिस्टर्स 70 का 10%। परसेंट तो पता होगा ना, 10% क्या होता है? 10% मतलब 10/100। सीसट भी करवाएंगे आपको। तो 7 मंत्री रहेंगे। ये हो गया 10% दिल्ली के मामले में। अगर किसी अदर स्टेट की बात करें, अदर स्टेट में 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। किसी भी स्टेट का मंत्रिमंडल उठा लो, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जितने मेंबर्स होंगे, एमएलएज होंगे, जितने एमएलएज होंगे, मान लो 100 एमएलएज हैं, तो उसमें सिर्फ 100 एमएलएज में से 15 ही मंत्री होंगे, 15% ही मंत्री बनेंगे। उसमें सीएम भी उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, सीएम अलग से नहीं होगा। सेंटर के अंदर भी यही है, जो हमारी लोकसभा की जो सीट्स हैं उसमें से 15% ही मिनिस्टर्स बनते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से 15% के ही मिनिस्टर्स बनते हैं। सेंटर में भी यही है, स्टेट में भी यही है, तो आप इसको याद रखेंगे। इन केस ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर रेफर टू द मैटर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको पता ही है किसका एजेंट है, प्रेसिडेंट का। और when a situation arise in the administration of the union territory cannot be carried on in accordance with above provision, the president can suspend their above provisions and make the necessary incidental or consequential provisions for administering the territory resembles article 356। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या इससे पहले वाले किसी लेक्चर में बताया था, अब लास्ट नहीं कह सकता क्योंकि लेक्चर आगे बढ़ते जा रहे हैं। 356, 365, 352 और 360 ये किस चीज से संबंधित है? ये इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन 352 आपको पता है, प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी है ये प्रेसिडेंट रूल है। स्टेट इमरजेंसी कह सकते हैं इसको, इसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, इसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, या फिर फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये सारी अलग अलग इमरजेंसीज हैं। तो अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी अगर नहीं सही से काम कर रही, तो उसमें यूनियन टेरिटरी में या फिर स्टेट में प्रेसिडेंट क्या लगा सकता है? प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 365 के तहत। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। समझ आया आपको? नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर empowered टू promulgate ordinances approved by assembly within 6 weeks from its resemblance। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो असेंबली है इनकी, लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरी की, वो यहाँ पर सत्र में नहीं है, वो यहाँ पर उनकी मीटिंग नहीं चल रही, उनका सेशन नहीं चल रहा। सेशन नहीं चल रहा, कोई ऐसा अभी क्या है, रूल बनाना है, कोई ऐसा अमेंडमेंट करना है या कोई ऐसा कानून बनाना है, तो कौन बना सकता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सकता है। और उसके बाद 6 हफ्ते के बीच में उसको जो है पास करना पड़ेगा, असेंबली को अप्रूव करना पड़ेगा 6 वीक के अंदर अंदर। ये देखिए, उपराज्यपाल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश को विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो ये अपने आप जो ये ऑर्डिनेंस जारी किया ये स्क्रैप हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। आगे डिस्कस करूंगा मैं आपको प्रेसिडेंट की क्या पावर्स ऑर्डिनेंस जारी करने की, गवर्नर की क्या है, किस आर्टिकल के तहत करते हैं। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी। ऑर्डिनेंस क्या होता है ये देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। कई बार ऑर्डिनेंस किसी को नहीं समझ आया होगा। जिस प्रकार राज्यसभा और लोकसभा कानून पास करके क्या बनाते हैं, एक कानून बन जाता है, दोनों बिल पास करते हैं कानून बन जाता है। उसी तरह से ऑर्डिनेंस जारी करके डायरेक्ट कानून बनाया जा सकता है। किस समय पे? जब सेशन में नहीं होती, राज्यसभा लोकसभा सेशन में नहीं है, या फिर स्टेट असेंबली सेशन में नहीं है, सत्र में नहीं है, तो उस टाइम पे जो है ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। समझ आया इतना आपको ऑर्डिनेंस क्या होता है? उसके बाद देखिए, एडवाइजरी कमेटी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। कुछ एडवाइजरी कमेटीज हैं यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के संबंधित, वो देख लीजिए कौन कौन सी है, जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। पहली एडवाइजरी कमेटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ ऑल मैटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी रिलेटिंग टू द लेजिस्लेशन, फाइनेंस एंड बजट। तो यूनियन टेरिटरी को ये सारी चीजें अलोकेट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग। कौन से रूल्स है? 1961 के अकॉर्डिंग। जो यूनियन टेरिटरी का ध्यान कौन रखेगा? होम मिनिस्ट्री।
इसके जो है लेजिस्लेशन का, फाइनेंस का, बजट का, सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? होम मिनिस्ट्री। तो आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी को कौन चलाता है? होम मिनिस्टर चलाता है। हेड कौन होता है? होम मिनिस्टर। सभी को पता होगा। थोड़ा बहुत आप न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे। नहीं पढ़ते, एक बार पूरा सब्जेक्ट कवर कर लीजिए, उसके बाद न्यूज़ आपको समझ आने लग जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है। पूरा एक बार सब्जेक्ट कवर कर लो। करंट अफेयर कोई बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम वहां आती है, स्टैटिक जीके खत्म नहीं की और करंट अफेयर की मैगजीन पकड़ा दी किसी ने आपको। अब ना तो स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो क्योंकि करंट अफेयर पे टाइम वेस्ट हो रहा है, और करंट अफेयर पढ़ समझ नहीं आ रही क्योंकि स्टैटिक जीके कंप्लीट नहीं है। तो आप वो डेट ट्रैप में फंस के रह जाते हो, एक जाल में फंस जाते हो। उस जाल से मैं आपको बचाऊंगा। पहले सब्जेक्ट कवर करो, पहले अपनी जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करो, फिर एक बार करंट अफेयर पढ़ो, करंट अफेयर याद हो जाएगा, भूलेगा ही नहीं। आगे यहाँ पर देखिए, ऑल द 6 यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, लद्दाख। तो यहाँ पर 5 आनी चाहिए थी, 6 नहीं आएगा, 5 आएगा। तो सही कर लेना थोड़ा, यहाँ पे 5 ही लिखा होगा, ये देखिए 5 लिखा हुआ है, थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको। हैव द फोरम ऑफ होम मिनिस्टर, एडवाइजरी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज इनको कंट्रोल करती हैं। उसके बाद HMAC, होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी बाय यूनियन होम मिनिस्टर। इसको चेयरपर्सन कौन होता है? होम मिनिस्टर। मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया कि यूनियन टेरिटरी को जो है चेयर कौन करता है? होम मिनिस्टर। कंट्रोल कौन करता है? होम मिनिस्टर चलाता है। और जो AAC, चेयर्ड बाय द कंसर्न यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी है, इसका चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर। और ये जो होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी है, इसका चेयरपर्सन कौन होता है? होम मिनिस्टर। तो ये याद रख लेना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस पॉइंट से बन जाता है, और ये पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखा गया है। अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं कि यहाँ पर स्टेट में क्या होता है और यूनियन टेरिटरी में क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है, रिलेशनशिप विद सेंटर इज फेडरल। समझते हैं कि केंद्र के साथ संघीय संबंध है। रिलेशनशिप इज यूनिटरी, सारा ही यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल किसके हाथ में है? यूनियन के हाथ में। तो ये तो एक ही चीज हो गई ना, एकात्मक संबंध, मतलब केंद्र और यूनियन टेरिटरी कुछ अलग है ही नहीं। शेयर पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद सेंटर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? होम मिनिस्ट्री का, सेंटर का। हैव ऑटोनॉमी, इनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं होती, ये अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते। यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एग्जीक्यूटिव हेड इज गवर्नर। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज की अलग अलग कंडीशन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता नहीं होती, लेकिन राज्य में जो है यूनिफॉर्मिटी होती है, क्योंकि सभी राज्यों में उनका एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? गवर्नर होता है। आगे जब स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन सा होता है, नॉमिनल हेड कौन सा होता है, रियल हेड कौन सा होता है, ये सारी चीजें समझ जाएंगे स्टेट से संबंधित, सेंटर से संबंधित। पॉलिटी है ही इसलिए सारी चीजें आपको समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। गवर्नर जो है क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्यपाल होता है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेटेड, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर। तो ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग नाम से इनको संबोधित किया जाता है, डेजिग्नेशन है इनके। गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटर इज द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कहीं ना कहीं ये गवर्नर भी जो है एजेंट ही होता है, राज्यों में एजेंट होता है किसका? सेंटर का, प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना, मतलब समझ जाओ लिखने को जो भी लिखा हुआ है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू स्टेट एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। अगर कोई एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस नहीं है तो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट पे ऊपर कानून नहीं बना सकता जो कि स्टेट लिस्ट में लिस्टेड है सब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पर तो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाए जा सकते हैं। समझ आया दोनों का? ये दोनों में आप ये डिफरेंस देख लेना, कई बार मेंस में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आप यही एक जो पूरा पैराग्राफ है इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे, जो चीजें मैंने आपको समझाई है वही आपने एग्जामिनर को समझानी कि मैं पढ़ के आया हूँ राय सर से।
मुझे सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो रहेगा वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा है चैप्टर है, ध्यान से करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग फिर इस लेक्चर में डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफी बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस। जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कवर होते जा रहे हैं आप लोग टेस्ट करते जाइए। टेस्ट की एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने से और क्लियरिटी बढ़ जाती है कि मेरा ये क्वेश्चन सही क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ। तो आप सारी चीजें जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे। और टेस्ट सीरीज तो फिर आपके लिए पता ही कितनी जरूरी है। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।